नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। आज के खास मुद्दे में हम बातचीत करेंगे हरियाणा सरकार की जो आबकारी नीति है 2025 से 27 उसके आवंटन के दौरान हो रही घटनाओं की चर्चा को लेकर। शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर जो शराब कारोबारी है वो बड़े सदमे में है, क्योंकि उनको गैंगस्टरों की लगातार धमकियां दी जा रही है। गैंगस्टर्स ये कह रहे हैं हमारे साथ हिस्सेदारी करो, हमें फलां प्रतिशत जो है पैसे दो, नहीं तो हम आपको ये नहीं करने देंगे। खास बात ये है कि वो कह रहे हैं हमें या तो हिस्सेदारी दो, हम उसमें अपना शेयर नहीं डालेंगे, और आपकी जो दुकानें हैं, आपका कारोबार है, वो सही सलामत चलता रहे, ये हमारी प्रोटेक्शन मनी होगी। तो जो शराब के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो काफ़ी चिंता में है। और जो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पहले ही अंडर क्वेश्चन है। लेकिन जो अभी मार्च से जब से आवंटन शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई है कि किस तरह से शराब कारोबारियों के घर के सामने किस तरह से उनको डराया जाता है, फायरिंग की जाती है, वाकई में ये पुलिस के लिए एक बहुत ही चुनौती बन चुका है कि कैसे गैंगस्टरों को हम कंट्रोल में करें। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस पर एक्शन लिया है, एसटीएफ टीमें बना दी हैं जो कि जितने भी गैंग इसमें ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पीछे कि किस तरह से इनको काबू किया जाए। तो प्रदेश के जो बड़े गैंगस्टर हैं उनके गुर्गे लगातार फायरिंग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे आके उनको धमका रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, हर साल शराब की दुकानों का आवंटन होता है और स्थिति सिमिलर होती है। लेकिन इस बार जो अवधि है वो 21 महीने की, करीब 2 साल की मान लीजिए। इसको लेकर के भी काफ़ी सारे जो गैंगस्टर्स हैं वो एक्टिव हैं और शराब कारोबारियों की नींद हराम कर रखी है इन्होंने। तो आज हम इन सब बिंदुओं पे बात करेंगे कि एक्साइज पॉलिसी क्या है, कैसे दुकानों का आवंटन होता है और सरकार को कितना इससे रेवेन्यू होता है। तो ओपी जी, ये जो एक चीज़ तो है हरियाणा में हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे स्कूल्स चमचमाते हो ना हो, लेकिन हर चौराहे पर इस तरह से शराब की दुकानें सजी हुई हैं। मतलब देख कर सत्सिंह जी, आप दुकानें नहीं कह सकते, वो शॉपिंग मॉल हो गए, मॉल है। और आप देखोगे ना तो वो शराब की दुकानें के जब आप बाहर से निकलेंगे तो एक बार तो आपका ही मन करेगा कि एक बार अंदर जाके देख तो लेके कैसा है। नहीं, मेरा मन, क्योंकि मैं सेवन नहीं करता, नहीं तो भी जाने का मन करता नहीं, है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। चलो हम तो मैच्योर आदमी हैं, 40 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन जो नए नए स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनका जरूर वो चमकते हुए शीशे और वो बोतल्स रखी हुई उनको जरूर अपील करते हैं। वो ये एक बार जैसे मैंने किसी से बात की कि भाई ये जो शोरूम है, पहले तो वो एक छोटी सी विंडो लगी होती थी, उसमें से आप पैसे दो और जो भी आपने सिर्फ हाथ जाने का और बोतल आने का ही इतना स्पेस होता था। तो पहले वो सब चीज़ें होती थी। तो मैंने कहा ये अब खुला, ये मॉल, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के, ये कैसे हो पाया। तो ये कह रहे, उस बंदे ने ये कहा, वो शराब से जुड़ा कारोबारी है, उन्होंने कहा कि हमने इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है कि कोई भी आदमी आइए, अपनी चॉइस की बोतल उठाओ और पेमेंट करो, जाओ। ये तो ये तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, मॉल हो गए। इसके अलावा भी हरियाणा के अंदर जितने भी मैक्सिमम क्राइम है वो शराब से संबंधित है। और अगर गांव की बात करें, लगभग जिस भी घर में लड़ाई होती है शराब एक कारण होता है। और शराब का जो मुद्दा था, कभी हरियाणा की राजनीति में उसने सरकार बनाई भी थी और बिगाड़े भी थी। हाँ, चौधरी बंसी लाल ने जब कांग्रेस से अलग होके हरियाणा विकास पार्टी बनाई तो शराबबंदी का उन्होंने नारा दिया और महिलाओं ने ना इतना बम्पर मतदान किया, ठोक के पीपिया ठोक दी थी और बंसीलाल जी है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद जिस तरह से तस्करी हुई शराब की, और उसी चीज़ ने फिर किरकिरी की उनकी।
तो फिर गई ना पार्टी। तो मैं कह रहा हूँ सरकार कि भी गई और पार्टी भी खत्म। शराब का मुद्दा हरियाणा में बहुत पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। और उस सत्सिंग जी, उस शराबबंदी के दौरान अगर आपको याद हो तो हम देखते थे कि जब भी कोई शराब बेचता हुआ मिलता था या कोई पब्लिक प्लेस पे शराब पीते हुए मिलता था तो पुलिस उन बंदों का जुलूस निकालती थी। मैं सापला से हम बिलोंग करता हूँ, तो सापला में एसएचओ होते थे उस टाइम पे। वो तो जो शराब बेचते थे या शराब पीते पिलाते थे, उनको महिलाओं की जो घाघरी होती है, दामन जिसको बोलते हैं, वो पहना के और पूरे शहर में जुलूस निकाल देते थे। उस टाइम पे मोबाइल कम होते थे, वीडियो नहीं बना पाते थे, और उसका कई बार तो ये ऐसा भी देखा है कि वो काला मुंह करके और उसको गधे पे बिठा के और उसको घुमाते भी थे। लेकिन ऐसी वारदातें आम आदमी के साथ तो यही होता था। लेकिन जो बड़े प्रभावशाली लोग थे उन्होंने तस्करी की अपने आप में एक बिजनेस ही कर दिया उनकी था। तो डील होती थी ना। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने खड़ा कर लिया। तो आम आदमी तो पिसता ही है, वो बंसीलाल की सरकार में भी पिसा। और वैसे भी अगर वो देखो, महिलाओं को सबसे बड़ा इशू शराब के साथ ये है, अगर आदमी घर से सुबह निकलता है, पैसे कमा के लाता है, तो वो घर देने की बजाय, बच्चों की फीस देने की बजाय, बच्चों का खाना पीना बाकी चीज़ करने की बजाय वो शराब की दुकान पे वो पैसे दे आता है। तो ये हमारे यहाँ पे शराब को लेकर ना एक बड़ा एक प्रचलन सा है कि जब तक वो कहते हैं कि भाई जैसे रिक्शा पुलर भी है, वो भी अगर उन्होंने 200 रुपये पूरे दिन में कमाए तो 100 रुपये तो वो अकेला शराब पे ही खर्च कर देता है, और उसके बाद फिर घर आकर के महिलाओं को प्रताड़ित करता है, बच्चों को भी। हाँ, क्योंकि उनकी जो बेसिक जो ज़रूरतें होती है, राशन पानी किताबें, वो चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हो पाती ना। अब 100 रुपये तो एक आदमी को केवल शराब के लिए चाहिए, और 100 रुपये में पूरे परिवार का घर चलाना, तो कैसे पॉसिबल तो होता है? हमारी सरकार ने तो बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शोरूम खोल दिए हैं। रेवेन्यू तो अच्छा खासा आ रहा है। नहीं, रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए। खैर, लेकिन अब हम बातचीत करेंगे उससे भी एक सीरियस मुद्दे की, जो शराब कारोबारी है। हालांकि हमारे समाज में शराब कारोबारियों को कोई बहुत अच्छी इमेज से नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी दे आर टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स, और एक बिज़नेस, ये भी एक बिज़नेस है और बाकायदा लीगल बिज़नेस है। उनको जिस तरह से गैंगस्टर्स धमकियाँ दे रही हैं, जिस तरह से इंस्टाग्राम पे ओपन में जिस तरह से वो धाएं धाएं करके और अपना नाम बता रहे हैं, और ये हो क्या रहा है? वैसे तो सत्सिंग जी, जो शराब का जो पहले भी जैसे आवंटन होते थे दुकानों के, पहले पॉलिसी अलग थी, वो रेंज के हिसाब से उनको लाइसेंस मिलते थे। तो कि जैसे आप रोहतक रेंज का लेंगे तो रोहतक के रेंज में जितने भी गांव कस्बे सब आएंगे, तो वो पहले ऐसे आवंटन होते थे। फिर वो बाद में उसमें संशोधन होते रहते हैं। अब जो एक आबकारी नीति जो 2025 से लेके 27 तक बनाई है 2 साल के लिए, इसमें ये है कि आपका जो दुकानों की संख्या है वो सीमित की जाएगी। ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा उनके दुकानों के लाइसेंस दिए जाएंगे, दुकानों की संख्या सीमित की जाएगी ताकि वो अव्यवस्था ना फैले, आपस में टकराव की स्थिति नहीं बने। क्योंकि पहले तो एक ही बंदे के ठेके होते थे, एक कंपनी के नाम पे ठेके होते थे, तो वो उसमें कोई दूसरा बंदा उसके एरिया में या एक ठेके के एरिया में दूसरा ठेके का बंदा जो दुकान वाला, वो शराब अवैध रूप से नहीं बेच पाता, क्योंकि वो एक ही बंदे का सब पूरा एक एरिया होता था। अब क्या है कि इंडिविजुअल दुकानों के लाइसेंस मिलते हैं, तो फिर वो एक जिसकी लाइसेंस है, सपोज कीजिए कि भाई वो फला एक किसी भी जगह पे एक ठेका है, तो वो दूसरे ठेके वाले की जगह पे भी अवैध रूप से दारू बिकवा सकता है। वो क्या होता है कि जितनी शराब की ज़्यादा खपत होती है उतना बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अब ये जो पॉलिसी बनाई है 2 साल के लिए, लगभग 21 महीने की, जैसा आपने जिक्र भी किया, तो ये 21 महीने के लिए की है। तो अब की बार इसलिए मारामारी ज़्यादा है। जो गैंगस्टर की आपने बात की कि जो धमकियाँ दी जा रही है या उनको प्रोटेक्शन मनी के नाम पे उनसे वसूली की जा रही है, वो यही है कि पहले 1 साल में 12 महीने के लिए लाइसेंस होता था, अब की बार 21 महीनों के लिए लाइसेंस है। तो एक बार जो दुकान
बंदे को लाइसेंस मिला वो 21 महीने तक उसके पास 21 रहेगा। महीने तक नोट छापेगा वो। नोट तो छपेंगे ही। देखिए ये एक ऐसी चीज है, सबको पता है बुरी चीज है, सबको पता है गलत चीज है, सबको पता है, और इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करता। अपने आप ही लोग इसको ढूंढ लेते हैं, अपने आप ही पहुंच जाते हैं बिना किसी एडवर्टीजमेंट लेकिन अब तो मार्केटिंग भी कर रहे हैं। आप देखोगे, आप जो शराब की जो दुकानें हैं, जो आपने शोरूम की बात की, वहाँ पे ऐसे वो लाइटिंग होती है जैसे पूरा हाँ, वो तो चमाचम रहता है सब चीज़ें, जैसे ताजमहल के ऊपर वो लाइटें लगती है ना, LED और सब मैं चीजें। वही तो कह रहा हूँ, मैं शुरुआत बात वहीं से की। अब तो फ्लैक्स बोर्ड भी लगने लग गए, नहीं तो मैं वही पहले कह रहा तो हूँ ना, आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते थे, मैं आप वही कह रहा हूँ मार्केटिंग ना नहीं कर सकते कि थे। शहर के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी की लाइटें काम कर रही हों, लाइब्रेरी की काम कर रही हों, हॉस्पिटल में प्रॉपर लाइटिंग होना हो, लेकिन शराब के ठेके पे ज़रूर ऐसी चमचमाती हुई लाइटें हैं। और देर तक भी खुलते हैं, उनका जैसे खुलने का टाइम भी देर तक होता है, मार्केट सब बाजार बंद हो जाते हैं, तो अकेला जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी शराब के ठेके ही होते हैं, दूर से ही चमक जाते हैं कि भाई यहाँ तो ये गैंगस्टर्स हैं। हमने पहले भी पॉडकास्ट किए हैं कि गैंगस्टर्स की नज़र डॉक्टर्स पे थी, शहर के डॉक्टर्स पे, किस तरह से उनको व्हाट्सएप कॉल करके धमकियाँ मिल रही हैं कि आप हमें इतना पैसा। हाँ, पहले बिजनेसमैन को देते थे, फिर डॉक्टर्स को देने लग गए, और अब ये शराब। अब क्या है कि जैसे जहाँ पे पैसा बल्क में आ रहा है ना, बड़ा बिजनेस है कोई भी, तो वहाँ गैंगस्टर की नज़र तो होना लाजमी है। तो अब जैसे शराब का कारोबार है वो बड़ा कारोबार है। आप ये देखो 2023-24 के अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार को 8,500 करोड़ का जो राजस्व है, रेवेन्यू मिला है। आप देखो ना, तो ये 2023-24 का है, और ठेकों की संख्या दिनों दिन बढ़ी है, लाइसेंस कम नहीं हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। पहले एक आदमी के नाम पे ज़्यादा दुकानों के लाइसेंस मिलते थे, तो वो सरकार को जो है रेवेन्यू कम जाता था। अब कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि एक एक दुकान के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, तो उसके ज़्यादा लोग आएंगे ठेके दुकान का लाइसेंस लेने के लिए, तो उनमें कंपटीशन जाएगा तो सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा जाएगा। तो अब ये जो टकराव की स्थिति है ये इसलिए भी है कि अब सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। आप इंडिविजुअल लाइसेंस दे रहे हैं एक एक दुकान के, तो उससे रेवेन्यू भी तो ज़्यादा जा रहा है ना। और जो ये गैंगस्टर्स को फल फूल रहे हैं, हमारी पुलिस उनको काबू क्यों नहीं कर पा रही है? अच्छा, एक तो क्या है कि जो भी शराब का कारोबार करेगा, वो एक तो उनका जो बैकग्राउंड होता है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल टाइप के लोग कह सकते हैं, उनके साथ उठ बैठ होती है, क्योंकि ये सारा काम रिस्क की काम होता है। पैसे का आप देखिए कि जो शराब के ठेके होते हैं, दुकानें होती है, ये आप आउटसाइडर जैसे तो होती है, इस बात को थोड़ा सा हम और सुधार के कह सकते हैं कि भाई बाहुबलियों के बगैर शराब का कारोबार करना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। आम आदमी तो ऐसे काम, तो साझेदारी किसी ना किसी रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी क्रिमिनल की भी हो सकती है, इसमें ऐसा नहीं। या तो इसमें आप साझेदारी कह सकते हैं या संरक्षण कह सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी के बस का तो देखो शराब का कारोबार नहीं है सत्सिंह जी। तो ये सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही, लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? भाई सरकार का काम तो ये है, पॉलिसी बना दी, आवेदन निकाल दिए, किस वो लोकेशन इनके पास है कि भाई रोहतक में 100 लाइसेंस देने हैं, 100 लोकेशन आपने बता दी। देसी शराब का ठेका कहाँ पे होगा, अंग्रेजी का कहाँ पे होगा, और उनकी सब की बोली लगती है, ठीक है। तो उसमें अब बोली लगाने वाला कौन है? अब सरकार इसमें किस किस को चिन्हित करे? क्या ये लीगल बिजनेस नहीं है? क्या ये फेयर लीगल बिजनेस है? ये तो सरकार जब इसका तो पुलिस सब चीजें कर रही है, नहीं, फिर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जान माल की सुरक्षा करना भी, तो ये भी तो जिम्मेदारी है ना। तो ये देखने वाली बात है कि जब आपको रेवेन्यू दे रहा है कोई व्यक्ति, चाहे वो शराब कारोबारी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी काम कर रहा है, जब वो लीगली तौर पे काम कर रहा है, वैध तौर पे काम कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया अभी तक? सरकार ने देखो जिस तरीके की अब ये यमुनानगर में, सिरसा में, रोहतक में और कई जगह पे, गोहाना में कई जगह पे अभी ये फायरिंग वायरिंग की बातें आई है शराब की दुकानों के बाहर, और इंस्टाग्राम पे आपने जिक्र किया, और भी फेसबुक पे, और कई ऐसे प्लेटफार्म हैं जहाँ पे गैंगस्टर है या जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं
वो सीधे सीधे तौर पे ये कहते हैं कि भैया तो हमें प्रोटेक्शन मनी दीजिए, नहीं तो हम इस ठेके को आपका लाइसेंस नहीं मिलने देंगे। दूसरी बात ये है कि एक तो हो गया ये कि आप उसमें हमारी हिस्सेदारी डालिए या प्रोटेक्शन मनी के तौर पे हमें इतना % दीजिए, या फिर इसमें एक और भी है, या फिर आप इस लाइसेंस के लिए इस दुकान के लिए अप्लाई मत कीजिए। अब ये अप्लाई ना करने की है, ये आपको थोड़ा सा गहराई से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो शराब की दुकान पहले से ही जो लाइसेंस किसी दुकान के नाम पे दिया गया है, अगर वो उसके लिए कोई आवेदन नहीं आता, ठीक है सर, अगर आवेदन नहीं आएगा तो दोबारा से नीलामी होगी, फिर भी नहीं आया, किसी ने अप्लाई नहीं किया, दूसरी बार नीलामी होगी। फिर क्या होगा कि जो उसकी एक को वो होती है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि भाई यहाँ से इसकी बोली स्टार्ट होगी और यहाँ जो भी फिर ऊपर बढ़ेगी वो चलती जाएगी, ये नियम है। तो जब 2 बार भी किसी ने आवेदन नहीं किया, 3 बार भी किसी ने आवेदन नहीं किया, तो जो एक फिक्स जो अमाउंट होती है उससे 10% 20% कम करके सरकार जो है उसका लाइसेंस देगी। तो ये दोहरी जो है फ़ायदा उसको ठेकेदार को हो जाएगा, कारोबारी को। अब वो कौन है, वो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि भाई किसी भी दुकान का कम रेट में ठेका लाइसेंस मिले, ठेका मिले, तो वो उस कारोबारी को भी तो उसका कोई फायदा हो गया। बाहुबली टाइप के लोग कोई भी हो सकते हैं कि भाई वो कोई आवेदन ही ना करे उसके लेकिन लिए। मुझे बताइए, हम 21वीं सदी में हैं और डेमोक्रेसी है हमारे देश में, और स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस की भारी फौज है, तो ये किस दिन काम आएगी? अगर उनसे बड़ा अगर सरकार अपने वाले पे आ जाए, सरकार से बड़ा गुंडा कौन है? तो ये अभी जब ये जो घटनाएं हुई है लगातार होने लग रही है, तो उसको लेके सरकार ने पुलिस जो महानिदेशक है अपने, उन्होंने SIT का गठन कर दिया है जिलों पे कि भाई वो ऐसी घटनाओं पे ये शराब कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं या जिनकी बैकग्राउंड इस कारोबार से जुड़े हुए रही है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई वैसी है, तो उन लोगों पे नज़र रखे हुए हैं। लेकिन CM साहब तो अपने जो नायब सैनी हैं वो तो कहते हैं मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा। अब गैंगस्टर्स की चूड़ी टाइट करने में रोहतक में तो दिखाई दे रही है चूड़ी टाइट की है। बिल्कुल। आप देखो पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर भी कर रही है। अब अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो कई बार पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है और काफ़ी बदमाश जो कई जो नामी बदमाश है वो पकड़े भी गए हैं। तो बालोट भी रोहतक में आता, अभी 2 दिन पहले की घटना है, ये तो कैसे हो गई फिर? देखो ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि घटनाएं तो थम नहीं रही, लेकिन कंट्रोल तो हो रही है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल कि भाई पुलिस आप वो क्या बोलते हैं ना कि पुलिस का कोई बदमाश जो है वो बेलगाम हो गए हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से बालोट वाली घटना उन्होंने बाकायदा गोली चलाई और उसके बाद इंस्टाग्राम पे डाली, उससे तो नहीं लगा कि कोई। लेकिन उसके बाद एक और भी तो बात सामने आई है कि हालांकि मैंने वो सामने तो नहीं आई है वो ऐसा मैंने तो देखा नहीं है, मैंने सुना है कि जिन लोगों ने फायरिंग किया था वहाँ पे बालोट में या जिस भी जगह की आप जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे आके माफ़ी भी मांगी है कान पकड़ के कि भाई हमने तो शराब पी के नशे में ही ऐसे फायरिंग कर दी थी और अब भाई हम कोई क्रिमिनल नहीं है ना, हमने कोई किसी को ऐसी चीज़ है। पुलिस का तो भाई पुलिस से बड़ा तो कोई गुंडा नहीं है। हाँ, अगर पुलिस अपने वाली पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने तो ये बदमाश अगर इस तरीके से अगर माफ़ी मांग रहे हैं या ऐसी बदमाश है या वैसे किसी ने बचकानी हरकत की है जिसने जो भी कुछ है, लेकिन घटना तो घटना ही होती है। तो अगर माफ़ी भी मांगी है तो पुलिस का ही खौफ है, क्योंकि जैसे एनकाउंटर हो रहे हैं लगातार। तो आबकारी नीति के आवंटन के दौरान फिर ये धमकियाँ क्यों मिल रही हैं? वो बताया तो सही आपको कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा उसमें आ रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, उन लोगों पे गैंगस्टर ने तो अपनी दुकान चलाई है, तो वो जो इसलिए उस कारोबार में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पहले जुड़े हुए रहे हों इन चीज़ों से और अब वो कोई दूसरे को ना मिल जाए तो वो उनका जो प्रोटेक्शन मनी के तौर पे उनको जो मिलता होगा वो बंद ना हो जाए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो शराब एक ऐसी चीज़ है सतसिंह जी, इसको ये अगर है ना कहीं पे भी, तो इस तक पहुंचने के लिए ना
कोई ज़्यादा जोर आजमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप कोविड में दाल, चीनी, पत्ती, दूध ये मिलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन शराब फिर भी अवेलेबल हो रही थी। ये तो तब पता चला जब शराब की जो L1 होते हैं, जो उनके गोदाम होते हैं शराब के, जहाँ पे पूरे जो शराब के स्टोर की जाती है सरकार की तरफ से, फिर उसके बाद ये वहाँ पे जाती है जो ठेके होते हैं। तो जब कोविड था, कोविड के बाद उस स्टोर में जांच की गई तो उसमें तो लाखों करोड़ों रुपए की जो शराब की बोतलें हैं वही गायब मिली थी। उस पर तो जांच भी हुई है, हालांकि उसकी रिपोर्ट तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है, लेकिन उस पर तो जांच भी, बहुत हल्ला भी मचा है उस बात हाँ, तो उसमें तो ये अपने डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, ये डिपार्टमेंट जो आबकारी वाला है, एक्साइज वाला, ये उन्हीं के पास था। और वो अनिल विज ने तो काफ़ी इस पे शोर भी मचाया था और ये भी कहा था कि भाई ये जो आबकारी घोटाला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। और विपक्ष ने तो इसको पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश की कि शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच फाइल बंद होगी। नहीं, फाइल तैयार होगी और उसको कहीं ना कहीं रखा हुआ है कि इसको समय पर खोल लेंगे, इस तरह की बातें सामने आई थी। देखो, ये तो हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ये तो एक प्रोसेस होता है। वो फाइल सही है, गलत है, वो जांच हुई नहीं हुई, नहीं, किसने की। देखो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो हमारी ईडी है वो एक्सटोर्शन एजेंसी ना बने। ये तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। तो सरकारी एजेंसियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय भी कोई ठीक नहीं है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, सेलेक्टेड लोगों के खिलाफ होती है, अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ होती है। ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है ना एक एक्सटोर्शन एजेंसी बन गई, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आबकारी नीति, देखो इसमें एक और समझने वाली बात यह है कि स्टेट का जो जनमानस है उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है। इस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी होगी, खुलेआम गोलियां चलेंगी, सोशल मीडिया पर पोस्ट होगी, शराब कारोबारी बाकायदा लाइसेंस पे करके, फीस पे करके लाइसेंस लेता है, तो आम आदमी का फेथ सिस्टम में रहेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही है और जैसे आप शराब कारोबार से जुड़े लोगों का आप हिस्ट्री आप निकाल लेंगे, चाहे आप दिल्ली में, चाहे मुंबई में, चाहे आप हरियाणा में, कहीं पे भी जो शराब के कारोबारी है उनका आप इतिहास देखेंगे तो कुछ सही नहीं है। आप देखोगे कि दिल्ली में एक घटना हुई थी जिसको मोंटी चड्ढा में भी हो, जो बहुत ही बड़ा शराब कारोबारी था, वो भी इसी खेल में या इसी धंधे में ही उनका ये सब तहस नहस हो गया था। और इसमें एक चीज़ और होती है कि कौन से जो लोग हैं जो इसके पीछे फोर्स बनते हैं, जो हमारा युवा है, बेरोज़गार है, पढ़ने लिखने के बाद भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं वो युवा भी मिसयूज़ होते हैं इस तरह के काम के अंदर। देखो, यूथ एक तो ऐसी एज होती है, ये जो अपना 18 साल से लेके 25 साल तक की जो एज है, उस टाइम पे अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं और घर में आप खाली घूम रहे हैं, और घर वाले तो उनको टोका टिक्की करेंगे कि भैया आप इतने हो गए, 25 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, तो अब कैसे गुजारा होगा, आपकी शादी वादी भी करनी है। तो जो यो यूथ है ना, जो घर में भी उनकी टोका टिक्की हो रही है और बाहर भी, तो उनको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए ये इजी वे है। तो जो ऐसे लोग हैं वो ऐसे यूथ को है वो इसमें धकेल देते हैं और उससे फिर कुछ भी करवा लीजिए। तो दोस्तों, इस मामले में, जो आबकारी नीति के मामले में जिस तरह से गैंगस्टर्स खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं, धमका रहे हैं शराब कारोबारियों को कि आप यहां पर लाइसेंस के लिए अप्लाई मत कीजिए। दोस्तों, मामला बहुत संगीन है, लेकिन इसमें हमने एक चर्चा ज़रूर शुरू की है। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जब जनता का प्रेशर होता है तब सरकार को एक्शन मोड में चाहकर ना चाहकर आना पड़ता है और एक्शन लेना पड़ता है। तो आप हमें ये बताइए
कि पुलिस प्रशासन का क्या स्टैंड हो सकता है और सरकार इस मामले में क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए, ताकि जो एक माहौल, एक भय का माहौल आसपास शराब की दुकानों के आसपास या शराब कारोबारियों में बना हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाए। नमस्कार। नमस्कार।